स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 में हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस। और यहाँ पर हम होम्योस्टेसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी बुक जो है वो होम्योस्टेसिस को किस तरह से इंट्रोड्यूस करा रही है। चलें, तो आपकी बुक कह रही है कि होम्योस्टेसिस के बारे में बात करने से पहले आपकी बुक जो है वो कुछ इन्वायरमेंट के बारे में बता रही है कि एनिमल हैव टू इन्वायरमेंट इन देयर लाइफ। यानी एनिमल्स जो होते हैं उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में जो है वो दो किस्म की इन्वायरमेंट होती हैं। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब अगर हम बात करें एनिमल की लाइफ की तो कहता है कि एनिमल की लाइफ में दो किस्म की जो है वो क्या होती हैं, इन्वायरमेंट होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक होती है एक्सटर्नल, और एक होती है इंटरनल। तो चले मैं यहाँ कुछ एनिमल जो हैं वो ड्रा कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पर मैं एक एनिमल यानी ह्यूमन भी तो आपको पता है कि एक एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो ये एक ह्यूमन है, इसको भी हम एनिमल के तौर पे ही ले लेते हैं। ये एक फ्रेश वाटर फिश है, ये भी क्या है, ये भी एक एनिमल है। और ये एक मेरीन वाटर फिश है, और ये क्या है, ये भी एक एनिमल है। तो अब कहता है, ये मिसाल के तौर पे जिन एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, तो कहता है कि एनिमल हैव टू इन्वायरमेंट इन देयर लाइफ। यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ में दो किस्म की इन्वायरमेंट है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरी क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट। सबसे पहले तो देखें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कह रहे हैं इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज सिचुएटेड। वो इन्वायरमेंट जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है, सिचुएटेड होता है, यानी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है। एन एनवायरमेंट इन विच an organism is situated। अब मिसाल के तौर पे आप देखो, ये इंसान जो है वो, इंसान जिस एनवायरनमेंट के अंदर सिचुएटेड है, यानी जिस एनवायरनमेंट में रहता है, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। तो इसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसमें ये रह रहा है वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर है। इसी तरह अगर फ्रेश वाटर फिश की बात करें तो इसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें क्या मौजूद है, उसमें फ्रेश वाटर मौजूद है। अगर मेरीन वाटर फिश की बात करें तो इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या मौजूद है, मेरीन वाटर मौजूद है। तो कहता है कि एनिमल दो किस्म के एनवायरनमेंट से को उनका सामना करना पड़ता है अपनी जिंदगी में। एक तो होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसको कह रहे हैं, इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। और एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच द टिश्यू लिव। और एक होती है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इन विच द टिश्यू लिव, जिसमें टिश्यू रहते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको पता है कि सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड के सेल्स हैं, ब्लड के सेल के चारों तरफ जो ब्लड का प्लाज्मा है, ये ब्लड के सेल का क्या है, इन्वायरमेंट है। इसी तरह हमारे जो टिश्यूज हैं, बॉडी के जो दूसरे सेल्स हैं, उनके चारों तरफ जो लिक्विड है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ये इन सेल का क्या है, इन सेल का इन्वायरमेंट है। यानी एक इन्वायरमेंट वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म रह रहा है, और दूसरी इन्वायरमेंट वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म के क्या रह रहे हैं, सेल्स रह रहे हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं या इन एनिमल्स के अंदर के जो सेल्स हैं, इन सेल्स के चारों तरफ जो जिन इन्वायरमेंट में ये सेल रह रहे हैं, आपको पता है ना कि जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनके चारों तरफ जो लिक्विड होता है उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और ब्लड के सेल जो होते हैं उनके चारों तरफ जो लिक्विड है उसको प्लाज्मा कह रहे हैं। या इसी तरीके से एक लिक्विड टिश्यू, एक फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। तो जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म के सेल्स रहते हैं वो क्या है, वो है इंटरनल एनवायरनमेंट। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मैरीन एंड फ्रेश वाटर। यानी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो एटमॉस्फेयर भी हो सकती है, जैसे हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, जो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होती है, एटमॉस्फेयर होती है। फ्रेश वाटर में रहने वालों की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रेश वाटर होती है, और मैरीन वाटर में रहने वालों की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होती है, मैरीन वाटर होती है। तो मतलब एटमॉस्फेयर, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एग्जाम्पल है। तो यहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एग्जाम्पल में क्या क्या आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया, फ्रेश वाटर आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, ये मैरीन वाटर। ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है किसकी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। और अगर आप इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट इज फॉर्म, यानी हमारे
सेल जिस इंटरनल एनवायरनमेंट में रहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या जिसको आप क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। यानी टिश्यू फ्लूइड किसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है इंटरनल एनवायरनमेंट की। इसके अलावा हमारा जो ब्लड है, ब्लड भी जो है वो किसकी एग्जांपल में आ जाएगा, सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स। इसके अलावा जो सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स हैं, सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स के अंदर दो किस्म के जो है वो सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, आपको पता है, एक तो ब्लड होता है और दूसरा क्या होता है, लिम्फ। एक ब्लड और दूसरा क्या है, लिम्फ। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारी जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट। तो यहाँ थोड़ी सी होम्योस्टेसिस के बारे में बात करने से पहले आपकी बुक ने जो है वो किसको डिस्कस किया है, एनवायरनमेंट को जो है वो डिस्कस किया है। तो अब आ जाते हैं मेन किसकी तरफ, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की तरफ। देखो होम्योस्टेसिस को कैसे डिफाइन कर रही है आपकी बुक। होम्योस्टेसिस इज द टेंडेंसी of an organism or cell to regulate its internal condition such as chemical composition of the body fluid। अब कहता है होम्योस्टेसिस क्या है। मिसाल के तौर पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो चले इंसान को हम ले लेते हैं, इंसान क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया इंसान। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर एक सेल को ले लें तो ये क्या हो गया, ये अमेबा हो गया, एक सेल है, ये एक सेल है, और ये पूरा एक मल्टी सेलुलर क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो कहता है कि ये जो होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है, इस सेल की या इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक जो एबिलिटी है या इसकी एक जो टेंडेंसी है, जिसके तहत वो इंटरनल कंडीशन अपनी जो होती हैं उनको जो है वो क्या करके रखता है, उनको रेगुलेट करता है। इंटरनल कंडीशन क्या हो गई, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गई इंटरनल कंडीशन। और इसी तरीके से अगर हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज जो है, मिसाल के तौर पे मैं ग्लूकोज को अगर ऐसे ले लेता हूँ कि 5% है ग्लूकोज, 5%, इसके रेशो तो डिफरेंट है मगर आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 5% क्या है, ग्लूकोज है। तो अब हमारी बॉडी जो है वो बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए या 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, हमारी बॉडी ने अपने टेम्परेचर को कितना रखना है, 37 रखना है। अगर आप बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा लेते हो, मीठा खा लेते हो, या बहुत कम मीठा खाते हो मगर ग्लूकोज की परसेंटेज इतनी ही रहनी है, तो आपकी बॉडी की ये जो टेंडेंसी है जिसके तहत वो सोल्यूट्स को, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज क्या है, ये एक सोल्यूट है, सोल्यूट या बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उनको क्या करके रखती है, उनको रेगुलेट करके रखती है। एक नॉर्मल जो है वो एक रेंज के अंदर वो रखती है। उस कैपेसिटी, इस टेंडेंसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या होता है, देखें होम्यो का मतलब क्या होता है, सेम, स्टेसिस का मतलब क्या होता है, स्टेट। इसी तरीके से देखो ये अमेबा है, अगर अमेबा की बॉडी में बहुत सारा वाटर आ जाएगा तो अमेबा वाटर से फूल नहीं जाएगा या वाटर से फूल के बर्स्ट नहीं हो जाएगा, ये अपना वाटर जमा करेगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये सारा पानी कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यही बात है होम्योस्टेसिस की। तो होम्योस्टेसिस जो है वो बेसिकली क्या है, तो होम्योस्टेसिस है बेसिकली टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल टू रेगुलेट दियर इंटरनल कंडीशन। आप सिंपली अगर इतनी बात भी कर दोगे कि होम्योस्टेसिस क्या है, ये है टेंडेंसी, अगर सिंपली आप सिर्फ इतना डिफाइन कर दो, टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल to regulates its internal condition, to regulate its internal condition। मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरनल एनवायरनमेंट होती है और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो चेंज होती रहती है, मिसाल के तौर पे बाहर की एनवायरनमेंट जो है वो उसमें टेम्परेचर कभी गर्मियों में जो है वो 40 भी हो जाता है, सर्दियों में 20 या 10 भी हो जाता है, लेकिन अंदर का जो कंडीशन है वो आपकी बॉडी रेगुलेट करके रखती है, अंदर का टेम्परेचर 37 ही रखती है। तो किसी एक सेल या किसी ऑर्गेनिज्म का अपनी इंटरनल कंडीशन को रेगुलेट रखना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, इसको इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम होम्योस्टेसिस कहेंगे। सो ये होम्योस्टेसिस का जरूरत क्यों होती है, सो एज टू मेंटेन हेल्थ एंड फंक्शनिंग रिगार्डलेस ऑफ आउटसाइड कंडीशन। क्योंकि आप ये चीजें जब मेंटेन रहती हैं बॉडी में, ग्लूकोज मेंटेन आपकी बॉडी में रहेगा, वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो आपकी बॉडी के जो है फंक्शंस होते हैं या बॉडी के एंजाइम जो है वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी अपनी बॉडी जो है वो क्या रखेगी, 37 रख रही है, क्योंकि आपकी बॉडी पे
के जो एंजाइम्स होते हैं हमारे ज्यादातर किससे काम करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर काम करते हैं। अब आउटर भले 40 हो जाए या 20 हो जाए या 10 हो जाए, आपकी बॉडी ने अंदर के एनवायरनमेंट को 37 ही रखना है, क्योंकि 37 ही पर आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर हमने बात इस पैराग्राफ में हमने बात कर ली, एक तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की जो मैंने यहाँ लिख दी, और उसके साथ हमने डिस्कस किया है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। पेपर में भी ज्यादातर ये आपसे जो है वो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है इस पैराग्राफ में, और साथ में थोड़ा बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बात की जा सकती है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं, देखें अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में होम्योस्टेसिस हमें 3 शक्लों में नजर आता है, और ये होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट जो हैं, वो 3 शक्लें जो हैं वो क्या है, एक तो है ऑस्मो रेगुलेशन, एक होती है थर्मो रेगुलेशन, और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है एक्सक्रीशन। अब देखें, बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस रखना, या वाटर और सॉल्यूट को रेगुलेट जो रखना है, वाटर एंड सॉल्यूट जो आपकी बॉडी में रेगुलेट रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। और सिंपली यू कैन से दैट regulation of water and solute within body is called osmoregulation, or you can say that homeostasis of water and solute is called osmoregulation. After that, body के टेम्परेचर को रेगुलेट रखना, एक टॉलरेबल लिमिट तक बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? इट इज द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, or you can say that homeostasis of body temperature is called thermoregulation. After that, excretion, the removal of metabolic waste from the body. Excretion is the removal of metabolic waste from body. जब मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो हम वन बाय वन इन तीनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन की, उसके बाद थर्मो रेगुलेशन, और उसके बाद एक्सक्रीशन की। तो चलें स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन से। तो चलें देखें ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से आपकी बुक जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन को किस तरह से डिफाइन कर रही है। तो आपकी बुक कहती है द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन, वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। यानी आपके अंदर जो ऑस्मोटिक कंडीशन होती है, ऑस्मोटिक कंडीशन हम किसको कहते हैं, वाटर और सॉल्यूट को जो है वो रेगुलेट रखना, या वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को जो मेंटेन रखना है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक कंडीशन। तो ऑस्मोटिक कंडीशन, आपकी बॉडी की जो ऑस्मोटिक कंडीशन है, ऑस्मोटिक कंडीशन मतलब वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, उसको रेगुलेट रखने का जो मैकेनिज्म है, या उसको मेंटेन रखने का जो मैकेनिज्म है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कह रहे हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर बात करें तो इसमें जो है वो बेसिकली किसको मेंटेन करना है, आपने इसमें मेंटेन करना है ऑस्मोटिक कंडीशंस को। ऑस्मोटिक कंडीशन में क्या आ जाता है, ऑस्मोटिक कंडीशन में एक तो वाटर की कंसंट्रेशन आ जाती है, और एक सोल्यूट। सोल्यूट क्या होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे आपकी बॉडी के अंदर, तमाम आपकी बॉडी में क्या है, ये सोल्यूट्स हैं। एनिमल में इधर ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर विद रिस्पेक्ट टू दियर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी अगर आप विद रेस्पेक्ट टू दियर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हम एनिमल्स को दो ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। मतलब विद रेस्पेक्ट टू दियर with respect to their external environment, animals can be divided into two group। तो एनिमल को यहाँ पर आप कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल को आप जो है वो टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ ये एनिमल्स के टू ग्रुप। ऑस्मोटिक कंडीशन को बैलेंस रखने की बेस पे यहाँ पर एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है।
एक होते हैं ओस्मो रेगुलेटर और एक होते हैं ओस्मो कॉन्फॉर्मर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना आपने इसमें फर्क देखना है कि ओस्मो रेगुलेटर और इन ओस्मो कन्फर्मर में जो है वो फर्क बेसिकली क्या होता है। ये एनिमल की क्लासिफिकेशन है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल मेंटेनेंस वाटर एंड सोल्यूट बैलेंस, यानी वाटर और सोल्यूट बैलेंस को मेंटेन रखने की बेस पे एनिमल्स को टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और एक ओस्मो रेगुलेटर है और एक है ओस्मो कन्फर्मर। अब मिसाल के तौर पे आप एक चीज देखें, अगर मैं आपको ओस्मो रेगुलेटर यहाँ एक सिंपली से अगर समझाना चाहूँ, ये एक एनिमल है, चलिए ये एक फिश है, बात कर लेते हैं ये क्या है, फिश है। अब इस फिश के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो है 60%। कितने परसेंट है? 60%। और सोल्यूट इसमें कितने परसेंट है? 40%। अब ये जो फिश है ये क्या करेगी, अगर बाहर पानी भले 80% वाटर हो जाए तब भी ये अपने वाटर कंसंट्रेशन को कितना रखेगी? 60 रखेगी। और बाहर अगर सोल्यूट 20 हो जाए तो फिर भी अपने अंदर सोल्यूट को कितना रखेगी? 40। मतलब ये अपने अंदर की जो इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन है, इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन का मतलब ये हो गया इसमें सोल्यूट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है, जो इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, वो उसको इसी रेंज में रखेगी। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेटर। मतलब ओस्मो रेगुलेटर क्या है? द एनिमल्स दैट कैन मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। मतलब ये एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं? दे कैन मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। अब देखें ना, इसकी कंडीशन डिफरेंट है सराउंडिंग मीडियम में। जिस तरह मैंने आपको बताया सराउंडिंग मीडियम में वाटर 80% है और इसके पास वाटर कितने परसेंट है? 60%। सराउंडिंग मीडियम में वाटर 20% है और इसके पास कितने परसेंट है? 40% है। और ये इसी कंसंट्रेशन को क्या करके रखेगी? मेंटेन करके रखेगी। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ओस्मो रेगुलेटर कहते हैं। ओस्मो रेगुलेटर मतलब बाहर अगर वाटर 20 भी हो जाए तो ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर कोशिश करेंगे कि 60% रहे, और अगर बाहर 100 भी हो जाए तब भी अपनी बॉडी में वाटर कितना रखेंगे? 60 ही रखेंगे। तो जो अपने अंदर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं या उसको रेगुलेट करके रखते हैं तो उनको कहते हैं ओस्मो रेगुलेटर। अब दूसरी तरफ आ जाए ओस्मो कन्फर्मर। अब ओस्मो कन्फर्मर की अगर हम बात करें तो मिसाल के तौर पे आप देखें यही एक फिश है, बाहर वाटर है 80%, तो ये अपने बॉडी के अंदर भी वाटर कितने परसेंट कर लिया इसने? 80%। यानी बाहर 80% वाटर था तो इसकी बॉडी में भी वाटर 80% हो गया। बाहर 20% सॉल्ट है तो इसके अंदर भी 20% सॉल्ट हो गया। तो ऑस्मो कन्फर्मर क्या होते हैं? दोज एनिमल डेट चेंज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ सराउंडिंग। यानी कह रहा है कि ये कौन से एनिमल हैं? डेट कैन चेंज ऑस्मोटिक concentration of body fluid according to their surrounding। यानी सराउंडिंग में जितना सॉल्ट और वाटर होगा ये अपनी बॉडी का भी उतना ही कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर सराउंडिंग के अंदर वाटर और सॉल्यूट हो जाए 60, तो ये क्या कर लेंगे? अपने अंदर भी वाटर और सॉल्यूट कितने परसेंट कर लेंगे? ये अपने अंदर भी वाटर और सॉल्यूट जो है वो इसने जो है वो अपने अंदर भी जो है वो वाटर जो है वो कितने परसेंट कर लिया? 60%। और सॉल्यूट कितने परसेंट कर दिया? 40%। आप ऑस्मो कन्फर्मर को कह सकते हैं कि ये आइसोटोनिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आइसोटोनिक, यानी जितना एनवायरनमेंट के अंदर वाटर और सॉल्यूट होता है अपनी बॉडी के अंदर भी उतना ही वाटर और सॉल्यूट क्या कर लेते हैं? ये अपनी ऑस्मोटिक कंडीशन को या को बिल्कुल इक्विवेलेंट कर लेते हैं किसके? अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के या सराउंडिंग से। अब अगर हम बात करें कि ऑस्मो रेगुलेटर एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एनिमल जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेटर की तो ऑल फ्रेश वाटर एनिमल्स, जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द मेरीन वर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो रेगुलेटर। जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें ऑस्मो रेगुलेटर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? तमाम फ्रेश वाटर एनिमल्स, और उसके साथ क्या होता है? उसके साथ जितने भी जो है वो
मोस्ट ऑफ द मेरीन वर्टिब्रेट्स, और मेरीन वर्टिब्रेट्स भी ज्यादातर क्या होते हैं, वो भी जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। और अगर हम ऑस्मो कन्फर्मर की बात करें कि ऑस्मो कन्फर्मर कौन सा एनिमल्स होते हैं, तो ऑस्मो कन्फर्मर्स के अंदर आ जाते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर की अगर हम बात करें तो ऑस्मो कन्फर्मर के अंदर जो एनिमल्स आ जाते हैं उसमें आ जाते हैं एक तो ऑल इनवर्टिब्रेट्स। आपने याद रखना है जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं ऑल इनवर्टिब्रेट्स, चाहे वो मेरीन वाटर में हो, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो, चाहे वो टेरिस्ट्रियल कंडीशन में, तमाम इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। और उसके साथ मेरीन वर्टिब्रेट्स, कुछ मेरीन वर्टिब्रेट्स भी ऐसे हैं, यानी समंदर में रहने वाले कुछ वर्टिब्रेट्स, फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट्स नहीं, मेरीन वाटर वर्टिब्रेट्स कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो बेसिकली जो है वो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। जैसे मेरीन वाटर वर्टिब्रेट जो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं उसकी एग्जांपल में एक तो आ जाता है माइक्सिन, जिसको हम हैगफिश कहते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं एलेस्मोब्रैंकिस। एलेस्मोब्रैंकिस बेसिकली इसमें शार्क और रेज हैं, और इनको हम कार्टिलेजिनस फिश भी कहते हैं। एलेस्मोब्रैंकी बेसिकली क्या है, ये कार्टिलेजिनस फिश हैं जिनका स्केलेटन किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का जो है वो बना हुआ होता है। हमें पता है एक बोनी फिश होती है जिनका स्केलेटन बोन्स का बना होता है, एक कार्टिलेजिनस फिश होती है जिनका स्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अच्छा, इसके बाद देखें इस पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं। ये जो पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, ये पैराग्राफ मैंने आपको क्लियर कर दिए, इसके बारे में मैं आपको बता चुका, इसके बारे में मैं आपको बता चुका। अब मैंने इस पैराग्राफ को थोड़ा क्लियर करना है। ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। देखें यहाँ कह रहा है द अनयूजुअल हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देन अदर वर्टिब्रेट्स ऑफ marine habitat is maintained by high level of urea and trimethylamine oxide TMAO in the blood. These organic substances are also called osmolytes because they increase the osmotic या solute concentration. अब देखो मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें इनकी शार्क और रेस की, जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, तो कहता है कि उनके अंदर आपको पता है वो अगर अपने आप को आइसोटोनिक करेंगी तो आपको पता है कि मेरीन वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। मेरीन वाटर के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट की, सॉल्ट कह लें या इसको क्या कह रहे हैं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मिसाल के तौर पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन 40% है। अब ये जो मेरीन वाटर फिश हैं, मेरीन वाटर जो फिश हैं, मिसाल के तौर पर ये शार्क्स हो गई एंड रेज हो गई, जो कि आइसोटोनिक होती हैं अपनी सराउंडिंग से, यानी बाहर जितना सोल्यूट है उतना सोल्यूट उनको अपनी बॉडी के अंदर भी रखना है। अब बॉडी के अंदर सोल्यूट को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, तो कहता है कि दे यूजुअल हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देन अदर वर्टिब्रेट, दूसरे वर्टिब्रेट के मुकाबले में ये अपनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मजीद हायर करके रखती हैं। और ये कैसे मेंटेन होती है, बाय हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड ट्राइमिथाइल अमाइन, यानी अपनी बॉडी के अंदर यूरिया जो होता है उसको हाई लेवल में स्टोर करके रखती हैं। यूरिया को क्या करके रखेंगी, ये अपनी बॉडी में स्टोर करके रखेंगी। इसके अलावा एक और दूसरा कंपाउंड जो है वो कौन सा है, ट्राइमिथाइल अमाइन, इसको भी रखती हैं। और ये यूरिया और ट्राइमिथाइल अमाइन क्या करते हैं, ये इसकी बॉडी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब बाहर 40 है तो अंदर भी 40, और बाज़ दफा अंदर 40 से थोड़ा ज्यादा भी क्या करते हैं, ये सोल्यूट कंसंट्रेशन को क्या कर लेते हैं, थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। मतलब अगर बाहर की एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है तो ये अपने अंदर की एनवायरनमेंट को भी क्या कर लेते हैं, हाइपरटोनिक कर लेते हैं। और ये जो यहाँ पर हमने जो बात की यूरिया की और ट्राइमिथाइल अमाइन की, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ऑस्मोलाइट्स कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। यूरिया और ट्राइमिथाइल अमाइन जो है इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑस्मो। जिस तरह यहाँ पर आप देखें बताया हुआ है कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम ऑस्मोलाइट्स कहते हैं। क्यों ऑस्मोलाइट्स कहते हैं, बिकॉज दे इंक्रीज द ऑस्मोटिक सोल्यूट कंसंट्रेशन, क्योंकि ये ऑस्मोटिक या सोल्यूट कंसंट्रेशन को जो है वो क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। तो चलें अब यहाँ पर हमने बात कर ली ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर की। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और इनकी आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं दोनों की एग्जाम्पल्स भी आपने याद करनी है, और साथ में आपने ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर में डिफरेंसेस भी जो है वो देख लेने हैं। इसके अलावा आपसे
रीजनेबल क्वेश्चन ये पूछा जा आपसे, टेक्निकल एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अनयूजुअल हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देन अदर वर्टिब्रेट्स ऑफ मेरीन हैबिटेट इज मेंटेन, यानी मेरीन हैबिटेट के अंदर कुछ फिश जो होती हैं अपनी बॉडी के अंदर जो है वो हाई लेवल ऑफ ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है उसको हाई किस तरीके से करके रखती हैं। तो उसमें आपने बताना है कि यूरिया और ट्राइमिथाइल अमाइन। आपसे ऑस्मोलाइट्स को जो है वो डिफाइन करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि ऑस्मोलाइट्स को डिफाइन करें। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स को कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। ऑस्मो रेगुलेटर को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अब इधर देखो, मिसाल के तौर पे यहाँ पर बात मैं करता हूँ अगर ऑस्मो रेगुलेटर की, तो 3 किस्म की एनवायरनमेंट में ऑस्मो रेगुलेटर आपको मिल सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर आपको फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में भी मिल सकते हैं और साथ में कहाँ मिल सकते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी आपको ऑस्मो रेगुलेटर मिलेंगे, ये आपको मेरीन एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं और ये आपको टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर भी मिल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप देखो, जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर कैसा होता है, हाइपोटोनिक होता है। फ्रेश वाटर होता है हाइपोटोनिक। आपको पता है कि हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, डाइल्यूट होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें यहाँ फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में मैं अगर कहता हूँ कि वाटर 80% है, सॉल्यूट कितने परसेंट है, 20%, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटोनिक। अब ये जो फ्रेश वाटर के अंदर जो फिश है या कोई दूसरा जो एनिमल फ्रेश वाटर में है, फ्रेश वाटर के अंदर ये जो फिश है, इस फिश के अंदर वाटर जो है वो कितने परसेंट है, 60%, और सोल्यूट कितने परसेंट है, 20%। तो अभी फ्रेश वाटर में जो रहने वाला एनिमल है, ये जो ऑस्मो रेगुलेटर है, क्योंकि ये अपने वाटर तो इसने 60 रखना है और सॉल्यूट को इसने 20 रखना है, मेंटेन रखना है, तो इस वजह से ये ऑस्मो रेगुलेटर हो गया। तो इस ऑस्मो रेगुलेटर को प्रॉब्लम क्या होगा अपने इस फ्रेश वाटर में, तो देखो हमें पता है कि डिफ्यूजन के उसूल के मुताबिक चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो इसको मेन पहला प्रॉब्लम ये होगा इसका गेन ऑफ वाटर का, यानी वाटर बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो एक प्रॉब्लम इसका क्या हो गया, इसका एक प्रॉब्लम हो गया गेन ऑफ वाटर। एक तो वाटर जो है वो इसका क्या होगा, इसकी बॉडी में ज्यादा आएगा, और सॉरी यहाँ पर 40% था सॉल्ट। अब यहाँ सॉल्ट अंदर ज्यादा है, सोल्यूट अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो सोल्यूट जो है वो अंदर से कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, और ये लॉस करेंगे अपने किसको, सोल्यूट को, सोल्यूट इसकी बॉडी से बाहर जाएंगे। ये प्रॉब्लम कौन फेस करता है, फ्रेश वाटर के ऑस्मो रेगुलेटर। फ्रेश वाटर के ऑस्मो रेगुलेटर को ये प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम को के लिए को रेगुलेट करने के लिए, अपनी इस कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए इनके पास क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। चले हम बात कर लेते हैं मेरीन वाटर की। जो मेरीन वाटर एनिमल्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये मेरीन वाटर फिश है। अब आपको पता है कि मेरीन वाटर में जो मेरीन वाटर हाइपरटोनिक होता है। अगर हम इस पिछले वाली कंडीशन को रिवर्स कर लें कि यहाँ पर 60% मेरीन में वाटर है और 40% क्या है, सॉल्यूट है, जबकि इस फिश के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर ये मेरीन वाटर बोनी फिश है, तो इस बोनी फिश में वाटर अगर 80% है बॉडी में और सॉल्ट कितने परसेंट है, 20%, तो मेरीन वाटर जो है वो हाइपरटोनिक है और एनिमल की अंदर की जो कंडीशन है वो हाइपोटोनिक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, अब इनके अंदर का वाटर जो है वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर, इनको वाटर लॉस का प्रॉब्लम होगा, और सॉल्ट बाहर से अंदर ज्यादा आ जाएगा, सॉल्ट ये क्या करेंगे, गेन करेंगे, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि वाटर अंदर जो है वो बाहर से अंदर से बाहर जा रहा है और सोल्यूट बाहर से अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। और टेरिस्ट्रल एनिमल हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है कि टेरिस्ट्रल एनिमल्स के अंदर भी जो है वो अंदर की एनवायरनमेंट जो है वो हाइपोटोनिक, यानी अंदर वाटर ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है, तो इनके भी अंदर का वाटर जो है वो कहाँ जा सकता है, बाहर की तरफ जा सकता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है जो ऑस्मो रेगुलेटर क्या करते हैं, फेस करते हैं। तो चलें देखते हैं आपकी बुक क्या कह रही है। सिंस फ्रेश वाटर एनिमल लिव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, देखो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि फ्रेश वाटर एनिमल कौन सी एनवायरनमेंट में रहते हैं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। देयरफॉर वाटर कॉन्स्टेंटली एंटर द बॉडी एंड दे आल्सो फेस डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्ट। तो मतलब इनका जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, इनके पास क्या होगा, इनको दो किस्म के प्रॉब्लम हो गए। एक प्रॉब्लम इनके पास क्या होगा कि वाटर कंटिन्यूअसली एंटर इनटू द बॉडी, देखो वाटर बॉडी के कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, और सॉल्ट जो है वो बेसिकली
क्या हो रहा है, सॉल्ट जो है उनकी बॉडी से जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, सॉल्ट की डेफिशिएंसी होगी, सॉल्ट अंदर से कहाँ चला जाएगा, ये बाहर की तरफ चला जाएगा। They have to lose excess water and maintain higher salt concentration than their environment. अब इनकी बॉडी में जो ज्यादा पानी आ जाएगा तो इनको अपना ज्यादा पानी कहाँ निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और सॉल्ट जो इनकी बॉडी से बाहर निकल गया है उस सॉल्ट को भी इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई फ्रेश वाटर की। दूसरी तरफ कह रहा है ऑन द अदर हैंड द मोस्ट ऑफ मेरीन टीलोसेट्स, टीलोसेट इसको कह रहे हैं बोनी फिश को, टिलियोर्स जो हैं ये बेसिकली किसको कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं बोनी फिश को। आर हाइपोटोनिक टू सी वाटर, ये क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं। आप देखें मैंने बताया यहाँ पर इनके अंदर पानी जो है वो 80% है और बाहर कितना है 60। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से ये क्या है, हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, इनमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो दीज फिशेज हैव टेंडेंसी टू लूज वाटर, इनका वाटर क्या होगा, इनका वाटर लूज होगा, यानी वाटर अंदर से कहाँ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा टू द एनवायरमेंट, स्पेशली अक्रॉस द गिल्स एपिथेलियम। और ये वाटर ज्यादातर कहाँ से निकलने के चांसेस होंगे, इनकी जो गिल्स होंगे, गिल्स की एपिथेलियम से वाटर निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। दे आल्सो हैव प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सॉल्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर। और अगर ये सी वाटर ड्रिंक करेंगी तो इससे सॉल्ट भी इनकी बॉडी में क्या आएगा, ज्यादा आएगा। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर आल्सो हाइपोटोनिक, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो उनकी बॉडी में भी वाटर बाहर के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है। तो एवोपरेशन ऑफ वाटर दैट लीड टू डिहाइड्रेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ दीज एनिमल। इनमें भी एवोपरेशन यानी पसीने के जरिए या इस तरह से बाहर जो है वो पानी क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा, सनलाइट पड़ेगी तो, और इनको क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो अब अगर इधर हम बात करें कि हमने जो प्रॉब्लम जो हमने बात करी, किसकी प्रॉब्लम्स की बात की, ऑस्मो रेगुलेटर्स के, ऑस्मो कन्फर्मर के, तो वो प्रॉब्लम उस तरह की बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑस्मो कन्फर्मर तो बेसिकली जो अंदर की बाहर की इन्वायरमेंट है वही इनके अंदर की हो जाती है। तो बात जो प्रॉब्लम मैन फेस करना पड़ता है वो किसको करना पड़ता है, ऑस्मो रेगुलेटर को। और ऑस्मो रेगुलेटर में भी तीन किस्म की एक्सटर्नल एनवायरमेंट के प्रॉब्लम अलग अलग है। अगर फ्रेश वाटर का जो ऑस्मो रेगुलेटर है उसका प्रॉब्लम डिफरेंट है, मेरीन वाटर का जो ऑस्मो रेगुलेटर है उसका प्रॉब्लम डिफरेंट है, और साथ में जो है वो टेरेस्ट्रियल जो होगा उसका प्रॉब्लम डिफरेंट है। फ्रेश वाटर का प्रॉब्लम क्या होता है, फ्रेश वाटर का बेसिकली प्रॉब्लम ये होगा कि बाहर पानी ज्यादा है तो इसको प्रॉब्लम होगा गेन ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ, करता है किसको, सॉल्ट को, सॉल्ट जो है वो लूज करेगा। और मेरीन वाटर जो होगा उसको प्रॉब्लम क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगा ये वाटर बेसिकली जो है वो इसकी मेरीन वाटर जो एनिमल्स होंगे उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनमें जो है वो लूज होगा किसका, होगा वाटर का एंड गेन ऑफ सॉल्ट, जबकि सॉल्ट जो है वो क्या होगा, गेन होगा। जबकि अगर आप बात करें किसकी, टेरेस्ट्रियल में, तो इनके साथ भी क्या होगा, इनके साथ इनमें भी प्रॉब्लम होगा एवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी इनकी बॉडी से भी वाटर एवापोरेट होगा। तो ये मेन प्रॉब्लम है जो किसके हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स के। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे प्रॉब्लम फेस बाय ऑस्मो रेगुलेटर, इसमें से फ्रेश वाटर का अलहदा प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, मेरीन वाटर का प्रॉब्लम अलहदा पूछा जा सकता है, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके उन ऑस्मो रेगुलेटर के प्रॉब्लम्स अलहदा अलहदा पूछे जा सकते हैं। तीनों को आपने अलहदा अलहदा से एक साथ भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, और ज्यादातर चांसेस होते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये तीन अलहदा अलहदा से पूछ लिया जाए इनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। चलें अब हम देख लेते हैं उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, जो इनके प्रॉब्लम थे उन प्रॉब्लम को ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब आ गई है ऑस्मो रेगुलेटरी अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के पास वो कौन सी अडॉप्टेशन होती हैं, वो कौन सा क्या कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कौन सा मैकेनिज्म है जो इन प्रॉब्लम से इनको इनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो देखें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स की। तो कहता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल फ्रेश वाटर एनिमल्स आर ऑस्मो रेगुलेटर। हमें पता है ज्यादातर ऑलमोस्ट तमाम ही फ्रेश वाटर एनिमल्स क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। मेरीन वाटर की अगर हम बात करें तो मेरीन वाटर में एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्रेश वाटर में जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। दीज एनिमल्स जनरली हाइपरटोनिक टू दियर आउटर इन्वायरमेंट,
मतलब अगर हम इनके आउटर एनवायरनमेंट की बात करें तो आउटर एनवायरनमेंट के लिहाज से क्या होते हैं, ये हाइपरटोनिक होते हैं। अब देखें, अगर ये फिश है तो इस फिश के अंदर वाटर 60% है और बाहर कितने परसेंट है, 80%। तो इसका मतलब आउटर एनवायरनमेंट के मुकाबले में इसमें पानी कम है इसकी बॉडी में, तो ये क्या है, ये हाइपरटोनिक है। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से हाइपरटोनिक होते हैं या हाइपोटोनिक होते हैं। तो क्या होते हैं, वो हाइपरटोनिक होते हैं। दीज एनिमल दीज with this problem by producing large volume of dilute urine। मैंने आपको कहा था ये हाइपरटोनिक होते हैं, तो बाहर से पानी इनकी बॉडी में ज्यादा जाएगा। अब मिसाल के तौर पे 80% है पानी, पानी बाहर से अंदर आया, ये 60% इनका वाटर था, मिसाल के तौर पे 40% और आ गया, तो इनके पास तो 100% वाटर हो गया। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, वो जो 40% एक्स्ट्रा वाटर इनके पास आया है वो किसके, यूरिन के साथ उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। मतलब ये कैसा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट यूरिन। यानी एक्स्ट्रा जो वाटर आता है वो किसके साथ इनकी बॉडी से निकल जाता है, वो यूरिन के साथ इनकी बॉडी से निकल जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इनमें जो स्ट्रेटेजी है पहली, वो क्या है, प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। यानी जो एक्स्ट्रा वाटर आया वो किसके साथ निकल गया, यूरिन के साथ, क्योंकि यूरिन में जितना वाटर होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, डाइल्यूट होगा। Their kidney reabsorb the salt that are required। यानी जब यूरिन अगर किडनी से पास हो रहा है तो किडनी क्या करेगी, वाटर को तो पास कर देगी लेकिन उसमें से सॉल्ट को दोबारा क्या कर लेगी, रीएब्सॉर्ब कर लेगी। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से इस किडनी है और इस किडनी में से वाटर जा रहा है, तो वाटर को तो निकाल दिया लेकिन वाटर में से जो सॉल्ट है उनको क्या कर लिया, रीअब्सॉर्ब कर लिया, क्योंकि इसको अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट को मेंटेन रखना होता है, सॉल्ट को जो है वो नहीं जाया करना होता। दीज एनिमल्स, इसके अलावा कहता है कि their kidney reabsorb salt are also obtained from the food they eat। यानी अगर इनकी बॉडी में यूरिन के साथ सॉल्ट निकल भी जाता है तो ये जो फूड खाते हैं, मिसाल के तौर पे पानी के अंदर जो एल्गी होती है या दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनको जो खाते हैं, तो उन एनिमल्स के अंदर भी जो है वो सॉल्ट होता है, तो उस फूड से भी क्या लेते हैं, फूड से भी जो है वो सॉल्ट लेते हैं। तो अगर ज्यादा बॉडी के अंदर जो है वो वाटर अगर आ जाता है तो उसको तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके क्या कर देते हैं, बॉडी से निकाल देते हैं। और जो सॉल्ट बॉडी के अंदर का सॉल्ट अगर बाहर रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है बॉडी के अंदर सॉल्ट, तो उस सॉल्ट को किस तरीके से जो है मेंटेन करते हैं, तो उसकी भी दो स्ट्रेटेजी हैं। एक तो किडनी रीएब्सॉर्ब करती है सॉल्ट को, किडनी रीएब्सॉर्ब करती है सॉल्ट को, और एक जो ये सॉल्टी फूड खाते हैं, ऐसा फूड जिसमें सॉल्ट होता है, तो उससे भी अपनी बॉडी के सॉल्ट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। दीज एनिमल आल्सो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सॉल्ट सेल्स कॉल्ड आइनोसाइट्स। यानी इनके जो गिल्स होते हैं, इस तरफ कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, आइनोसाइट्स। और तीसरी एक और चीज होती है कि ये आइनोसाइट्स जो होते हैं, स्पेशल सॉल्ट सेल होते हैं, इनसे भी सॉल्ट को जो है वो क्या करते हैं, एक्टिवली एब्जॉर्ब सॉल्ट। यानी वाटर के अंदर जो सॉल्ट होता है उसको थोड़ी एनर्जी लगाकर आइनोसाइट्स, इनके पास ऐसे सेल होते हैं जो वाटर को क्या कर लेते, सॉरी ये सॉल्ट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आइनोसाइट्स आर फाउंड इन एम्फीबियन स्किन एंड गिल्स ऑफ फिश। यानी जो एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग जो होते हैं, उनकी स्किन पर होते हैं आइनोसाइट्स, और फिश के आइनोसाइट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके गिल्स में जो है वो मौजूद होते हैं। तो अब इधर देख लें कि अभी हमने जो बात कर ली, अगर आपसे इस पूरे पैराग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए हाउ फ्रेश वाटर फिश, व्हाट आर द ऑस्मोरेगुलेटरी अडॉप्टेशन इन फ्रेश वाटर फिश, यानी फ्रेश वाटर फिश जो होती हैं उसमें ऑस्मोरेगुलेटरी अडॉप्टेशन क्या होती हैं। तो उस ऑस्मोरेगुलेटरी अडॉप्टेशन के अंदर सबसे पहले या ये आपसे पूछा जाए कि एक्स्ट्रा वाटर जो आ जाता है फ्रेश वाटर फिश की बॉडी में, तो उस एक्स्ट्रा वाटर को वो किस तरीके से बॉडी से पास करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह पास करेंगे, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जो सॉल्ट जो होता है, देखें इनकी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा है और बाहर सॉल्ट कम है, तो जाहिर सी बात है बाहर से कम, ज्यादा से कंसंट्रेशन, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्ट मूव करेगा। तो अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन को 40% रखने के लिए क्या करेंगे, एक तो ये होता है कि इनकी किडनी रीअब्सॉर्ब कर लेगी सॉल्ट को। फिर दूसरा ये हो सकता है कि ये उस सॉल्ट को जो है वो कहाँ से बेसिकली जो है वो इस सॉल्ट को जो है वो अपने
फूड के जरिए ले सकते हैं, जो फूड खाते हैं उससे सॉल्ट ले सकते हैं। और तीसरी चीज इनके, अगर फ्रेश वाटर फिश है तो उसकी गिल्स के अंदर आयनोसाइट्स होते हैं जो पानी से एक्टिवली सॉल्ट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आइनोसाइट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आइनोसाइट्स क्या हैं। बेसिकली ये स्पेशल सॉल्ट सेल्स हैं, और ये पूछा जा सकता है कि कहाँ होते हैं। एम्फीबियंस की स्किन में होते हैं और फिश के कहाँ होते हैं, ये गिल्स में होते हैं। तो ये बात कर ली हमने किसकी, फ्रेश वाटर एनिमल्स की। चलो अब आ जाते हैं मेरीन वाटर एनिमल्स की तरफ, कि मेरीन वाटर एनिमल्स को पहले तो प्रॉब्लम क्या होता है और उस प्रॉब्लम का इनके पास क्या एडोप्टेशन होते हैं। अब मेरीन वाटर एनिमल्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, ये टीलियोस हैं जिनको हम बोनी फिश भी कहते हैं, और ऑस्मो रेगुलेटर इन मेरीन एनवायरनमेंट। यानी ये जो बोनी फिश होती हैं ये मेरीन एनवायरनमेंट की क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर हैं, विच आर हाइपोटोनिक टू दियर एनवायरनमेंट। यानी ये क्या होती हैं, ये हाइपोटोनिक होती हैं। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, अब आपको पता है कि बाहर जो है वो वाटर जो है वो 60% है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर वाटर 80% है। तो अपोजिट हो गया ना फ्रेश वाटर के लिहाज से, कि अब ये अंदर जो है क्या हो गई, ये हाइपोटोनिक हो गई। यानी इनके अंदर पानी बॉडी में ज्यादा है और बाहर क्या है, बाहर कम है। और अगर सॉल्ट की बात करें तो अंदर सॉल्ट कम है और बाहर सॉल्ट क्या है, ज्यादा है। अब इनको प्रॉब्लम क्या होगा, सो दीज फिशेज हैव टेंडेंसी टू लूज वाटर टू इन्वायरमेंट। अब जाहिर सी बात है, बाहर का पानी कहाँ जा सकता है, बाहर की। अंदर का पानी कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि वाटर हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, स्पेशली अक्रॉस द गिल एपिथेलियम। और ये जो पानी बाहर की तरफ निकलेगा ये कहाँ से निकलेगा, ये गिल्स की एपिथेलियम से ज्यादातर बाहर जो है वो निकल जाएगा। इन ऑर्डर टू रिप्लेस द वाटर लॉस, दीज फिशेज यूजुअली ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अनलाइक फ्रेश वाटर फिश। देखो फ्रेश वाटर फिश तो इतना वाटर इस तरह ड्रिंक नहीं करती, लेकिन ये फिश क्या करती हैं, ये कंटिन्यूअसली वाटर अपने, मिसाल इनकी बॉडी से देखें, गिल से पानी निकल रहा है ना, अब जितना पानी निकल रहा है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करती हैं, कंटिन्यूअसली वाटर को क्या करती हैं, ये ड्रिंक करती हैं। तो अब इधर देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेरीन वाटर बोनी फिश मेंटेन दियर इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक, हाउ मेरीन वाटर बोनी फिश, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेरीन वाटर बोनी फिश maintain their internal condition hypotonic। यानी किस तरह से मेरीन वाटर जो बोनी फिश होती हैं वो अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन को किस तरह हाइपोटोनिक रखती हैं। तो इसका आंसर आप एक तो ये लिखोगे, बाय कंटिन्यूअसली ड्रिंकिंग वाटर। यानी ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगी, वाटर को ड्रिंक करेंगी। अगर ये समंदर के अंदर है तो ये कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, वाटर को ड्रिंक कर रही है। लेकिन आपको पता है कि कंटिन्यूअसली जब वाटर को ड्रिंक करेगी तो समंदर का जो वाटर होता है, समंदर का जो पानी होता है उसमें तो सॉल्ट भी होता है। यानी अगर वो वाटर ड्रिंक करेगी तो उसके साथ सॉल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जो वाटर के साथ सॉल्ट आएगा तो इनके पास एक सॉल्ट, इनके रेक्टम में होते हैं सॉल्ट ग्लैंड, सॉल्ट ग्लैंड से सॉल्ट को क्या कर देती है, बाहर रिलीज कर देती है। तो देखें यहाँ पर कह रहा है, इन ऑर्डर टू रिप्लेस वाटर लॉस दीज फिशेज यूजुअली ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अनलाइक फ्रेश वाटर फिश। तो मतलब ये क्या करती हैं, ड्रिंक करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। या तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये कंटिन्यूअसली वाटर ड्रिंक करती हैं, इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक करती हैं। और फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दे आल्सो हैव प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सॉल्ट इन द बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर। जाहिर सी बात है, सी वाटर को ड्रिंक करेंगी तो बॉडी के अंदर सॉल्ट क्या हो जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। अब उस सॉल्ट ज्यादा होने का प्रॉब्लम जब होगा तो उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो कहता है अमंग एक्सेस सॉल्ट सोडियम क्लोरीन एंड सम अमाउंट ऑफ पोटेशियम आर रिमूव्ड अक्रॉस द गिल एपिथेलियम। अब कहता है कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं, अब इसमें अगर सॉल्ट का प्रॉब्लम जब आता है तो सॉल्ट में जिस तरह सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, और क्या हो गया, पोटेशियम, इसको कहाँ से रिमूव कर देगा, इसको रिमूव करेगा कहाँ से, गिल्स एपिथेलियम। यानी गिल्स एपिथेलियम में अगर ये सॉल्ट ज्यादा आ भी जाएंगे तो गिल्स एपिथेलियम के जरिए क्या कर देगा, इनको बाहर निकाल देगा। वाटर के जरिए आए तो उन सॉल्ट में से कौन सा वाले जो है वो सॉल्यूट, बेसिकली सोडियम क्लोरीन और पोटेशियम को कहाँ से निकालेगा, गिल से। इसके अलावा कुछ डाईवैलेंट जो आयन होते हैं, ये तो मोनोवैलेंट होगा ना, इसके अलावा जो डाईवैलेंट आयन होते हैं
डाइवेलेंट आयन में जैसे मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, इनको कहाँ से एक्सक्रीट करता है? इनको एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, इनको किडनी के जरिए एक्सक्रीट कर देता है। सम फिश आल्सो हैव स्पेशल सॉल्ट सीक्रेटिंग ग्लैंड इन द वॉल ऑफ रेक्टम कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड, यानी इनका जो रेक्टम होता है, आपको पता होगा रेक्टम, क्लोएका से पहले जो है वो क्या होता है? रेक्टम। ये एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है रेक्टम। तो इनके रेक्टम के अंदर एक ग्लैंड होता है कुछ फिशेज में, जिसको हम क्या कहते हैं? रेक्टल ग्लैंड। और रेक्टल ग्लैंड का काम क्या होता है? ये रिमूव करता है सॉल्ट, सॉल्ट को जो है वो रिमूव करता है। तो अब ये इस तरह से हमने बात कर ली कि किस तरीके से अपनी हाइपोटोनिक कंडीशन को ये मेंटेन करते हैं। हाइपोटोनिक कंडीशन जब मेंटेन करनी होती है तो वाटर को ज्यादा करना होता है और सॉल्ट को क्या करना होता है? बॉडी में कम करना होता है। वाटर कैसे ज्यादा करेंगे? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक करेंगे तो वाटर इनकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। और सॉल्ट को कैसे जो है वो कम करेंगे? एक तो सॉल्ट को, कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होंगे जिनको गिल से रिमूव करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको किडनी से रिमूव करेंगे, और कुछ फिश के पास रेक्टल ग्लैंड होते हैं जो सॉल्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। और उसके बाद जब रेक्टल ग्लैंड से जब सॉल्ट निकलते हैं तो फिर रेक्टल ग्लैंड जो है वो सॉल्ट को कहाँ डाल देता है? वो डाल देता है उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और डाइजेस्टिव उसके जरिए जो है वो इजेशन के जरिए वो सॉल्ट कहाँ होता है? उसके जो है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट मेरीन वाटर एनिमल्स की ऑस्मोरेगुलेशन की एडॉप्टेशन। आफ्टर दैट लास्ट में हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, यानी जमीन पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। तो कहता है सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड एनिमल्स आर आर्थ्रोपोड अमंग द इनवर्टिब्रेट्स एंड रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल अमंग द वर्टिब्रेट्स। यानी अगर आप सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स की बात करो, कि सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? जो जमीन पर कम पानी पर भी सरवाइव कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल की अगर हम बात करें तो उन सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स के अंदर अगर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इन्वर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपोड्स हैं सक्सेसफुल। और वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स? उनमें रेप्टाइल हैं, इनके अंदर जो हैं वो बर्ड्स आ जाएंगे, और इनमें आ जाएंगे मैमल्स। अच्छा, उसके बाद कहता है आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें तो द प्रेजेंस ऑफ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड एंड डेड केराटिनाइज इन स्किन इन वर्टिब्रेट्स आर एडॉप्टेशन टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय देयर बॉडी। मैंने आपको बताया था कि जो जमीन पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, वाटर जो लॉस होता है उनका, वो बेसिकली किसके जरिए होगा? वो होगा एवोपरेशन के जरिए, यानी भाप बनकर, वेपर बन के वाटर इनकी बॉडी से एवोपरेट हो जाएगा। सनलाइट जो है वाटर जो है वो एवोपरेट करा देगी। अब क्या होता है कि अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स के पास एक्सोस्केलेटन होता है किसका? काइटेनियस। यानी अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, जिस अगर ये एंट्स होते हैं, कॉकरोच होते हैं, इनके ऊपर ब्लैक या ब्राउन कलर की एक कवर चढ़ा हुआ होता है काइटिन का, इसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। ये एक्सोस्केलेटन बेसिकली प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से इनके अंदर का पानी जो है बाहर एवापोरेट नहीं हो पाता। और अगर रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल की बात करें तो इनकी जो डेड केराटिनाइज स्किन होती है, केराटिन एक प्रोटीन होता है, और केराटिन की जो लेयर हमारी स्किन के ऊपर चढ़ी हुई होती है वो क्या काम करती है? वो भी जो है वो बेसिकली केराटिन की लेयर जो है हमारी बॉडी के अंदर के वाटर को एवापोरेट होने नहीं देती। स्वेटिंग में तो हमारे पास वाटर की एवापोरेशन होती है और वो बेसिकली थर्मो रेगुलेशन के लिए होती है, लेकिन ऐसे जर्नली अगर आप देखें तो आपकी बॉडी का वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पर एवापोरेट नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ये जो केराटिन की बॉडी के ऊपर जो केराटिन एक प्रोटीन की जो लेयर है वो उसको एवापोरेट होने नहीं देती। तो वाटर को एवापोरेट होने से बचाने के लिए हमने यहाँ पर बात कर ली कि आर्थ्रोपोड्स के पास तो क्या है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो क्या है? इनके पास जो है वो केराटिनाइज जो है वो स्किन है। इसके बाद कहता है डेजर्ट मैमल्स आर वेरी मच रेजिस्टेंट टू दिस रिगार्ड। यानी अगर आप डेजर्ट एनिमल्स की बात करें तो डेजर्ट एनिमल पानी के बगैर काफी टाइम तक जो है वो क्या जिंदा रह सकते हैं, वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन को ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो गुजार सकते हैं। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें कहता है कि दे टॉलरेट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन बाय स्पेशल मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल एडॉप्टेशन। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। ये बार दफा डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाता आ जाता है कि एन हाइड्रो
बायोसिस क्या होती है। बेसिकली एनहाइड्रोबायोसिस क्या है, ये बिहेवियर और फिजियोलॉजी मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन है किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर। इसको आप कहोगे कि एनहाइड्रोबायोसिस को आप डिफाइन कर सकते हो कि ये बेसिकली क्या है, ये मेटाबॉलिक एंड बिहेवियर एडॉप्टेशन इन desert animal to tolerate against strong degree of dehydration। यानी मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल टू टॉलरेट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। उनके जो मेटाबॉलिक या बिहेवियरल एडॉप्टेशन होती है जिसके जरिए वो बहुत कम पानी पर भी जिंदा रह सकते हैं, बहुत कम पानी पिए भी जिंदा रह सकते हैं, इसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। अगर एनहाइड्रोबायोसिस ये करते किस तरीके से हैं, इसकी अगर हम एग्जांपल्स लें तो सबसे पहले कहता है एक्चुअली दीज एनिमल फीड अपॉन seeds of desert plant in which large amount of carbohydrate are stored. During the breakdown of these compound, water is produced as a byproduct that is utilized by these animal। मतलब कहता है कि जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को जो है वो सीड्स खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होती है तो उसके ब्रेक डाउन होने से एनर्जी तो रिलीज होती है, उसके साथ क्या रिलीज होता है, वाटर। और उस वाटर को फिर क्या करते हैं, वो यूज कर लेते हैं। यानी बाहर से वाटर नहीं लेते, अपनी बॉडी के अंदर ही वाटर को खुद क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और ये जनरेट कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो वाटर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स आर कैंगरो रैट। रोडेट जो है वो क्या है, इसकी बेस्ट जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, एनहाइड्रोबायोसिस जो करते हैं। दे अवॉइड डे टाइम हीट एंड इमर्ज एट नाइट। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो डे टाइम हीट को अवॉइड करने के लिए रात को निकलते हैं। अक्सर डेजर्ट एनिमल जो है वो कब निकलते हैं, रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम हीट दिन के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। और क्या कहते हैं कि 90% ऑफ वाटर दैट दे यूज मेटाबॉलिक वाटर ड्राइविंग फ्रॉम सेलुलर ऑक्सीडेशन। यानी 90% जो वाटर जो होता है, मेटाबॉलिक वाटर जो होता है, ये सेलुलर ऑक्सीडेशन। आपको पता है जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है, किसी कंपाउंड से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं या जब जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो इसमें जो है वो क्या होता है, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर, और उसी वाटर को क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर यहाँ पर जो इनकी एडॉप्टेशन है, सिंपली अगर आप बात करें तो इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं उनमें वाटर की जो एवोपरेशन होती है उसको किस तरीके से ये रोकते हैं, तो आप उसमें बताओगे कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें काइटिन है, एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। और अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करोगे तो उनमें क्या आ जाएगा, उसमें केराटिनाइज स्किन। एक तो ये पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछी जा सकती है एनहाइड्रोबायोसिस की डेफिनेशन, और उसके साथ एक एग्जांपल भी बताएं एनहाइड्रोबायोसिस की। तो एनहाइड्रोबायोसिस की डेफिनेशन अभी आपने मैंने को बता दी थी, और एग्जांपल में आप ये जो मेटाबॉलिक वाटर जो यूज करते हैं ना डेजर्ट एनिमल, ये आप क्या बताओगे, ये आप इसकी एग्जांपल बताएंगे। चलें नेक्स्ट टाइम फिर हम जो है वो आगे, ये हमने बात कर ली किसकी, ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर ली। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एनिमल्स की जो है वो एक्सक्रीशन की।